बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लेक्चर का सिलसिला है ये एक ओवरव्यू है ज़ाब्ता दीवानी का मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे और मुख्तलिफ सेक्शंस के बारे में फॉर द लॉ स्टूडेंट एंड नौजवान जो वकला हैं उनके बारे में है ज़्यादातर। तो इसमें सिर्फ बुनियादी चीज़ें बयान करने की कोशिश की जा रही। तो उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। अब ज़ाब्ता दीवानी में कुछ ऐसे दावाजात का जिक्र है जो ऑर्डिनरी सूट्स नहीं है, उनका जिक्र सिर्फ कोर्ट में ही दिया गया है। एज आ सब्सटेंटिव लॉ के तौर पे भी उनको ट्रीट किया जा सकता है। इस बात को प्रोसीजर भी दिया गया है उसका, जैसा कि सेक्शन 88 है उसमें इंटरप्लीडर सूट का जिक्र है और उसकी जो वजाहत है ज़्यादा जो प्रोसीजर या तरीकाकार दिया गया है वो ऑर्डर 35 में दिया गया। यानी जब भी आपको इंटरप्लीडर सूट के बारे में पढ़ना है तो फिर आपको यू हैव टू सी द सेक्शन 88 एंड एज वेल एज ऑर्डर 35 ऑफ द CPC। अब देखना यह है कि इंटरप्लीडर सूट होता क्या है। इंटरप्लीडर सूट में ये होता है कि जिसमें कोई दावा करने वाला जो है वो किसी चीज़ का क्लेमेंट नहीं होता, लेकिन अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसके बारे में ये सर्टेन नहीं हो सकता कि कौन इसका मालिक है और देयर आर सो मेनी पर्सन्स आर क्लेमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, वो इसका बात का तकाजा करते हैं कि ये मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, तीसरा कहता है मेरी है। तो उसमें ये फैसला नहीं किया जा सकता कि हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो फिर ये सेक्शन 88 में इजाज़त दी गई है कि वो शख्स जिसके कब्जा में वो प्रॉपर्टी है या जिसको वो मिली है वो कोर्ट में एक दावा दायर करे उन लोगों के खिलाफ जो मुख्तलिफ किस्म के लोग क्लेमेंट बने हुए हैं। वो जो कहता है कि मैं इसका मालिक हूँ, कोई कहता है मैं, वो कहता है मेरा, या उसमें कुछ शेयर क्लेम करता है, कुछ करता है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ या वो रिजॉल्व करने के लिए कंट्रोवर्सी को प्रॉपर तरीके से ही हैव टू फाइल अ सूट बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट में वो जाए और वहाँ पे इंटरप्लीडर सूट फाइल करे और कोर्ट जो है वो फिर पार्टीज को बुला के उसका फैसला करेगी कि हु इज़ द रियल एंड एक्चुअल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हु कैन गेट दिस प्रॉपर्टी। तो ये है इंटरप्लीडर सूट। तो इंटरप्लीडर सूट में जो ज़ाब्ता या तरीका दिया गया है वो ये है कि पहली तारीख पे कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ जो बना हो उसको डिस्चार्ज कर देगी, क्योंकि उसका तो अब कोई उसमें मुफाद नहीं है और उसको कास्ट वगैरह भी दिलवाई जा सकती हैं दावे की या और कुछ उसने खर्चा किया, और प्रॉपर्टी जो है वो भी कोर्ट अपने पोजेशन में ले सकती है, अपने कब्जे में ले सकती है, कोर्ट को पेश की जा सकती है वो प्रॉपर्टी। अगर वो मूवेबल है या कोई और प्रॉपर्टी है तो वो बताई जा सकती है। तो अब कोर्ट के पास वो सारा मामला हो जाता है। यानी अब कौन रह गया उसमें फ्री, वो लोग जो क्लेमेंट है और कोर्ट जो है उसमें वो उसका फैसला करने वाली है और प्रॉपर्टी जो अब कोर्ट के पास है उसके कब्जे में आ गई तो कोर्ट विल डिसाइड कि हु इज द रियल एंड एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये है इंटरप्लीडर सूट। ये सेक्शन 88 के तहत दायर होता है और इसका प्रोसीजर जो है वो ऑर्डर 35 में दिया गया है। इसके बाद एक आ जाती है सेक्शन 90। उसमें स्पेशल केस का जिक्र है कि अगर कुछ लोग आपस में मिलके या आपस में फैसला करके या एग्रीमेंट करके किसी मामले का फैसला कोर्ट से करवाना चाहते हैं तो वो दे कैन रेफर द मैटर टू द कोर्ट थ्रू एप्लीकेशन, और कोर्ट उस एप्लीकेशन को बाकायदा रजिस्टर करेगी और उसके मुताबिक ये इसका प्रोसीजर जो है वो ऑर्डर 36 में लिखा हुआ। उसमें वो कहेंगे कि हमें जो अदालत फैसला करे हमें कबूल है, उसके मुताबिक हम चलेंगे, तो वो वहाँ से भी फैसला करवा सकते हैं। इसको कहते हैं स्पेशल केस। ये सेक्शन 90 है और इसमें ऑर्डर कौन सा है 36 जो इसको डील करता है। अब इसके बाद जो है ये दोनों जो है ये एक सूट्स थे
जिनका जिक्र सीपीसी में था, मैंने कहा ये भी बताया जाए कि ये क्या होते हैं। अब एक और बड़ी अहम बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि सीपीसी में ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम करके एक सेक्शन जो है वो इंसर्ट की गई, उसको नाम दिया गया सेक्शन 89A। 89A से मुराद क्या है, वो क्या कहती है? एक बड़ा कॉन्सेप्ट और बड़ी अच्छी चीज़ है, और बड़ी अगर इस पे अमल हो जाए तो काफ़ी डिस्प्यूट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं हमारे, बल्कि सारी दुनिया में इसका शोर है कि अगर इस तरह का कोई अंदाज तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया जाए तो इसके लिए लिटिगेशन ख़त्म हो सकती है, लिटिगेशन मिनिमाइज हो सकती है, लोगों के एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कम हो सकते हैं, लोगों का वक्त जो है वो बच सकता है। इसको कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इख्तिसार में इसको कहते हैं ADR। अब ये ADR का जो कॉन्सेप्ट है ये भी दाखिल किया गया सीपीसी में बाई अमेंडमेंट, और इसमें सेक्शन 89A जो है वो दाखिल की गई है, और उसके साथ साथ एक और तरमीम की गई है ऑर्डर 10, उसमें रूल 1A दाखिल कर दिया गया। अब इन दोनों का मकसद, मंशा और ऑब्जेक्ट और इसके पीछे विजडम जो है, जो फिलॉसफी जो है, ये है कि अगर कोई पार्टी, अगर कोई फ्रीकैन थ्रू अदालत एक रिकंसाइलेशन या कंसाइलेशन या मीडिएशन के जरिए फैसला करवाना चाहते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू डू दैट। अदालत को ये करना चाहिए। अगर फ्रीकैन मुतफिक हो जाते हैं कि हमारा फैसला जो है वो मीडिएशन की बुनियाद पे या कंसाइलेशन की बुनियाद पे या राजीनामा की बुनियाद पे कर दिया जाए, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एक्ट अपॉन दिस सजेशन एज सुन एज पॉसिबल। इसको यानी बजाय इसके कि पार्टी जो है वो केस लड़ती रहे और उनका वक्त ज़ाया हो, बेहतर यह है कि अगर वो चाहते हैं कि अदालत जो है उनका फैसला कर दे और वो उस पर मुतफिक हो जाते हैं, या अदालत उनको मुतफिक कर लेती है ऑन मीडिएशन या रिकंसाइलेशन, तो फिर ऐसा अदालत को करना चाहिए। ये पावर्स दी गई हैं अदालत को पाबंद किया गया ऐसा करने पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ADLR कहते हैं। ADLR जो है इसका सारी दुनिया में एक है, और ये बेहतर एक अंदाज है फॉर द डिसीजन ऑफ केसेस, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इससे बेहतर यह है कि एक तो लिटिगेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और पार्टीज का कंप्रोमाइज़ होने की वजह से आगे लिटिगेशन जो है उसका कला कम हो जाता है और लोगों के अखराजात बच जाते हैं। और जो एगोनी ऑफ द ट्रायल है, जो भुगतना पड़ता है पार्टीज को कई सालों में, कि उनके एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस तो होती नहीं है, और एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए उन्होंने ये एक नज़रिया दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है, एक थ्योरी दी है कि ADLR पे अमल किया जाए। तो अदालतों की ये ड्यूटी है, फ़र्ज़ है कि वो खुद पार्टीज़ को कहें कि आप अपना मामला जो है बजरिया ADLR ख़त्म कर लें। तो पिछले दिनों आप, बल्कि इसमें तो बड़ा पाकिस्तान में हमारी कोर्ट्स में, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट ने ये अदालतें बनाई थी स्पेशल, जो सिर्फ ADLR का काम करती थी, और वहाँ पे केसेस रेफर होते थे। अगर कोई पार्टी या पार्टीज कहती थी कि हम ADLR के जरिए फैसला करवाना चाहते हैं, तो फिर मामला कहाँ पे भेजा जाता था? जो स्पेशल कोर्ट बनी होती थी ADLR की, और उसमें वहाँ पे कोर्ट वाला रंग नहीं होता था, बल्कि वो एक माहौल इस तरह का दिया गया था कि जहाँ पे ये महसूस ही ना हो कि यहाँ पे कोई जज बैठा है या प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, बल्कि एक फ्रेंडली माहौल दिया गया था कि वहाँ पे पार्टीज को बिठा कर उनके बैठने के लिए बड़ी अच्छी जगह बनाई गई थी, उनके मुख्तलिफ कैबिन बनाए गए थे, बल्कि अभी तक भी मौजूद हैं, और वो फंक्शन हो रहा था, मेरा ख्याल अब भी हो रहा है। तो वहाँ पे जिस जज साहब की ड्यूटी होती थी, उनको वहाँ पे कहा जाता था कि आप यहाँ पे बैठ के आम कपड़े, यानी आपने आम लिबास पहन के आना है, वर्दी पहन के नहीं आनी, और लोगों को फ्रेंडली माहौल देना है, वहाँ पे बैठ के उनके साथ गुफ्तगू करनी है, अच्छे अंदाज में मीडिएशन करनी है उनकी आपस में, उनको कायल करना है कि आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, ये बेहतर है, ये बेहतर है।
तो फिर अगर वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचे तो फिर उसको एक फैसले की शक्ल दे दी जाए, और वो फैसला जो है वो डिग्री की शक्ल में मार्ज वजूद में आता था। तो ये एक तरीकाकार जो है इसको कहते हैं ADLR। ADLR जो है ये बहुत ही अच्छा निज़ाम है, और इसके मुताबिक जो है ये लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि अगर मीडिएशन की जाए, किसी को समझाया जाए, किसी को बताया जाए कि आप ये बात दुरुस्त नहीं आपके लिए, ये आपके लिए बेहतर है, ये आप ये काम, जिस तरह ये देखें ना फैमिली कोर्ट एक्ट में उन्होंने प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल कंसाइलेशन का तस्वर दिया हुआ है। यानी अगर दावा दायर होता है और उसके बाद जवाब पार्टीज पेश हो जाती हैं और जवाब दावा आ जाता है, तो उसके बाद कोशिश कर उन्होंने कानून में ये तकाजा है कानून का कि फरीकैन को अदालत जो है, फैमिली कोर्ट जो है, वो उनको ऑफर करे, बल्कि कोशिश करे कि वो आपस में रिकंसाइलेशन कर लें, मीडिएशन हो जाए उनकी, और आपस में राजीनामा करके अपना गाराबाद करें या अपने मसाइल को ख़त्म कर लें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे बाद सुलह हो भी जाती है अगर कोशिश की जाए, गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं, आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है। इसी तरह ये पोस्ट ट्रायल भी ये प्रोसीडिंग होती है, किसी वक्त भी ये ऐसा मुमकिन है कि हो जाए। तो इससे तो कोई अहम बात है ही नहीं है। तो इस्लाम भी इस पर जोर देता है कि अगर राजीनामा की शक्ल में कंट्रोवर्सीज को ख़त्म कर दिया जाए तो ये बेहतर होगा। तो ये है ADLR, जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो दाखिल किया गया और अदालत को इसके बारे में इख्तियारात भी तफवीज़ किए गए। और ऑर्डर 10 में भी ये कहा गया कि पार्टीज़ को तलब करके या कह के या उनको समझा बुझा के इस बात पे लाना चाहिए कि वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अपनाएं। और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे तो आजकल वो मुकाले भी लिखे जा रहे हैं, थीसिस भी लिखे जा रहे हैं, और इसका बड़ा मवाद मौजूद है, और ये सारी दुनिया का ये तस्वर है, बल्कि बेसिकली तो ये इस्लाम का तस्वर है। जैसा देखें ना कुरान पाक में भी है कि अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए या वो ना हो तो उसमें 2 सालिस मुकर्रर किए जाएँ, या 2 बंदे मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं वो बैठ के उनको समझाएं बुझाएं, उनका फैसला करें, तो मे भी उसमें बेहतरी आ सकती है। तो इसको अपने सारी दुनिया ने इसको कबूल किया और उस पर अमल हो रहा है। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह पहले ही CPC में एक प्रोविजन मौजूद है, ऑर्डर 23 रूल 3 CPC की, कि कंप्रोमाइज़ अगर हो जाए तो पार्टीज़ को अगर वो रिकॉर्ड करवाना चाहें तो कोर्ट के सामने रिकॉर्ड करवा सकती थी। लेकिन इसमें तो अब उन्होंने कहा कि इनको कहा जाए कि आप ऐसा करें, कोशिश की जाए, उनको समझाया जाए, उनको लिटिगेशन के नुकसानात से आगाह किया जाए, उनको बताया जाए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका खर्चा भी होगा, वक्त भी ज़ाया होगा, मेंटल टार्चर भी होगी, और आप परेशानी भी उठाएंगे, और ये लंबा काम हो जाएगा। बेहतर है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें, और ये बेहतर तरीका है। और मेरा जो कॉन्सेप्ट है या ख्याल है कि जब बंदे कंसाइलेशन में बैठते हैं या रिकंसाइलेशन या मीडिएशन में या सालसी में आर्बिट्रेशन में या कंप्रोमाइज़ में, तो वहाँ पे असल बात जो है वो सामने आ जाती है और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होती। तो ये एक अच्छा तस्वर है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इस पर अमल करना चाहिए, और ये स्पेशल केस में भी इसको भी तस्वर किया जा सकता है कि ये प्रोसीजर इख्तियार हो सकता है अदालतों को। मैं तो ये कहूँगा कि अदालत को हर पेशी पे, पहली पेशी पे या जब मुद्दला पेश हो जाए तो उस वक़्त ये कोशिश करनी चाहिए, पहले ही मौका देना चाहिए फ्रीकैन को कि वो राजीनामा कर लें, मीडिएशन कर लें, कंसाइलेशन कर लें, ताकि मज़ीद परेशानी और मुसीबतों से बच सकें। थैंक यू।